नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एस रामानुजन महान गणितज्ञ के विषय में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेटा जब भी कोई महान कार्य करते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। वैसे तो कार्य सभी करते हैं, परंतु ऐसे कार्य जिनकी सराहना सभी करें, जिनसे लोग लाभान्वित हों और जिन्हें युग युगांतर तक याद किया जाए, ऐसे ही व्यक्तियों में महान गणितज्ञ एस रामानुजन का नाम भी आता है। इनका जन्म तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान पर 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ। इनके पिता कपड़े की दुकान में मुनीम थे और बचपन से ही यह स्पष्ट था कि वे अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। जो बड़े बड़े छात्र होते थे, इनसे बहुत सीनियर होते थे, वे भी उनसे गणित बनवाने के लिए आया करते थे। तो बेटा ये तब की बात है जब वे बहुत छोटे थे और कक्षा में बैठ कर के गणित पढ़ा करते थे, सीखते थे। उस समय की बात है कि जब गणित के शिक्षक बोर्ड पर श्याम पट्ट पर गणित के कुछ सवाल हल कर रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि यदि 3 केले हैं और 3 में बांट दिए जाएं तो बता सकते हो कि लड़कों को, प्रत्येक लड़के को कितने केले मिलेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सामान्य प्रश्न है। सबों ने एक एक जवाब दिया। यदि 1000 दिए जाएं और 1000 ही हो तो भी क्या एक एक ही मिलेंगे? तो ये भी तो जाहिर सी बात है कि सबको एक ही मिलेंगे, सब लोग तो ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन एक बालक ऐसा था जो कोने में दुबला पतला से बैठा हुआ था। वह खड़ा हो गया और उसने एक प्रश्न उनसे पूछा कि यदि कोई केला किसी में भी ना बांटा जाए तो क्या तब भी प्रत्येक को एक ही केला मिलेगा? ये प्रश्न तो अपने आप में ऐसा था कि बच्चे सभी सुनकर हंसने लगे, लेकिन अध्यापक ने इसकी गहराई को समझा और उन्होंने बच्चों से कहा कि हंसने की कोई बात नहीं है, प्रत्येक को यह बात समझना चाहिए कि इस प्रश्न में गहराई कितनी है। मैं इस बात को समझता हूँ कि यह कहना क्या चाहता है। यानी कि हमने केलों के बंटवारे में 3 को 3 से भाग किया, फिर कहा कि प्रत्येक को एक केला मिलेगा, फिर हमने 1000 को 1000 से भाग दिया, तब भी सबको एक केला मिला। तो वह यह पूछना चाहता है कि यदि 0 केले को 0 में बांटा जाए तब भी प्रत्येक लड़के को एक केला मिलेगा? इसका उत्तर है नहीं। तो गणित के अनुसार क्या मिलेगा? असंख्य केले मिल जाएंगे। तो ये गणित का जो है एक प्रश्न था, और प्रश्न तो वैसे सुनकर लगता है कि बहुत ही अटपटा सा है। बच्चे भी शुरू में ऐसा सोचे कि ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, सभी सुनकर हंसने लगे, लेकिन प्रश्न की गहराई तक लोग जा नहीं पाए और वे फिर ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही थे, उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। वे गणित का क्या कर्तव्य है, इस बात को क्या समझें, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अध्यापक ने उस लड़के की बहुत तारीफ की जिसने ऐसे प्रश्न पूछे थे, और जो प्रश्न उसने पूछे थे उसका उत्तर देने में गणितज्ञों को कई साल लग गए। जिस लड़के ने यह प्रश्न पूछा था वही लड़का था श्रीनिवास रामानुजन, जिनके विषय में मैंने आपको बताया है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। वे चाहे जहाँ भी थे, जहाँ भी रहते थे, हमेशा अपने शिक्षकों से भी बहुत आगे रहते थे। यद्यपि उन्होंने जो पत्र अपनी पुस्तक लिखे और उसमें जो तरह तरह के फॉर्मूले बताए, तो उन फॉर्मूलों को कुछ और तरीके से समझने या उसे काटने के का प्रयास बहुत लोग करने लगे, बहुत से गणितज्ञ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सके। उन्हें एक महत्वपूर्ण
बात उनके साथ जीवन में हुई कि एक वरिष्ठ मित्र ने उन्हें शुब्रिज कार की सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स एंड प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स दिखाई। 15 वर्ष के लड़के के लिए यह शीर्षक ही बहुत ही डरा देने वाला था, लेकिन वे उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके विषय में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की। वे प्रश्नों को खुले पन्नों में या स्लेट पर हल करते, इस प्रश्न को सुलझाने में, इस पुस्तक को सुलझाने में लग गए और उसके परिणाम नोटबुक में लिखते जाते। विदेश जाने से पहले उन्होंने 3 नोटबुक्स भर डाली थी और बाद में रामानुजन की फ्रेड नोटबुक्स के नाम से प्रसिद्ध हुई और आजकल भी लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और बड़े बड़े गणितज्ञ भी कोई उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं। 10वीं की परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी से पास हुए। उसके बाद आगे की पढ़ाई में जब आर्ट्स के विषय वे पढ़ने लगे तो उसमें वे असफल हो गए 2 बार और हमेशा केवल गणित के ही सवाल हल किया करते थे, बहुत सी संख्याएं लिखते रहते थे और कुछ पढ़ाई नहीं करते थे। पिता ने सोचा कि शायद ये तो पागल हो गया, बस यूँ ही लिखता रहता है, तो जबरन बेटे का विवाह करवा दिया। 8 वर्ष की बालिका से उनका विवाह हुआ। अब वे थोड़ी नौकरी की फिराक में भी रहने लगे, क्योंकि अब तो रोटी के लिए ही रुपया नहीं चाहिए था, बल्कि गणित के प्रश्न हल करने के लिए भी कागजों की आवश्यकता थी। हर महीने उन्हें 2000 कागज चाहिए होते थे। रामानुजन करते क्या करते थे कि जो सड़कों पर कागज गिरे होते थे उसे उठा लेते थे, उस पर लिखा करते थे। एक पर लिखा हुआ फिर से दोबारा लिखते थे और कभी लाल स्याही से लिखते, कभी काली स्याही से लिखते। मैले कुचैले कपड़े में बिखरे हुए बालों के साथ वे दफ्तरों में जाते और कहते कि उन्हें गणित आता है तो काम पे रख ले, क्लर्क का काम वे कर सकते हैं। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियाँ भी दिखाते थे, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखा क्या ये तो कोई समझ ही नहीं पाता था, क्योंकि उनकी प्रतिभा की परख किसी में भी थी नहीं। सौभाग्य से उन्हें एक दिन ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके नोटबुक से बहुत ही प्रभावित हुआ। वह व्यक्ति मद्रास पोर्ट ट्रस्ट का निर्देशक फ्रांसिस स्प्रिंग था। उसने उन्हें लिपिक के पद पर 25 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर रख लिया और उसके बाद तो कुछ शिक्षा शास्त्री और कुछ अध्यापक भी इनके शोध कार्य में दिलचस्पी लेने लगे। वे शोध कार्य भी करना प्रारंभ कर दिए थे और इसलिए उन्होंने चाहा कि इन्हें कुछ शिक्षावृत्ति मिले। 1 मई 1913 को चेन्नई विश्वविद्यालय ने रामानुजन को 75 रुपये की शिक्षावृत्ति दे दी। यद्यपि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अब इनसे लोग प्रभावित होने लगे थे। कुछ महीनों तक रामानुजन ने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.S. हार्डी को पत्र लिखा कुछ महीनों पहले, जिसमें उन्होंने 120 प्रमेय और फॉर्मूले भेजे थे। पत्र में उन्होंने उस किस्म के समीकरणों के बारे में रामानुजन के अनुभव भी थे जिन्हें मॉड्यूलर कहते हैं। P.R. गैलरी ने हाल में ही उनके अनुमान को सही प्रमाणित कर दिया है। रामानुजन ने एक हाइपर जियोमेट्रिक श्रृंखला में एक फार्मूला भी दिया जो बाद में उनके नाम से ही विख्यात हुआ। उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये एक दुर्लभ प्रतिभा संपन्न है। उन्होंने रामानुजन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने और ठहरने का प्रबंध कर दिया और वे 17 मई 1914 को पानी के जहाज़ द्वारा ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। ठीक है, कैम्ब्रिज में रामानुजन ने अपने आप को अजनबी पाया, क्योंकि वे तो वहाँ के माहौल से तो घुले मिले थे नहीं। सर्दी सहना कठिन हो गया, ब्राह्मण और शाकाहारी वे थे, तो इसलिए अपना भोजन भी स्वयं ही पकाते, बड़े ही दृढ़ निश्चयी थे। गणित में अपना शोध कार्य वे करते रहते थे। हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। रामानुजन अंकों से ऐसे खेलते रहते थे जैसे
बच्चे एक गेंद से खेला करते हैं। यह उनकी शुद्ध प्रतिभा ही थी जो उन्हें गणित की सच्चाई तक पहुंचा देती थी। उन्हें प्रमाणित करना भी विज्ञान में जरूरी है और वह कार्य उन्होंने अपने कम प्रतिभाशाली लोगों पर छोड़ दिया। जब रामानुजन अपना शोध कार्य कर रहे थे तो तपेदिक नामक बीमारी से ग्रसित हो गए। उस बीमारी का कोई इलाज उस समय नहीं था। उन्हें भीतर ही भीतर खत्म करता जा रहा था। रामानुजन को वापस भारत भेज दिया गया क्योंकि बीमार हो चुके थे। जब वे जहाज़ से उतरे तो उनके मित्रों ने उन्हें पीला, थका हुआ और बहुत ही कमज़ोर पाया। अपनी बीमारी के दर्द को भूलने के लिए वे मृत्यु निकट होने पर भी अंकों से ही खेलते रहे, क्योंकि वे अपनी बीमारी को पूरी तरह से भूल जाना चाहते थे। लेकिन बीमारी ऐसी थी कि वह तो इन्हें छोड़ने वाली थी नहीं। 26 अप्रैल 1920 को चेट्टपेट चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 16 अप्रैल 1920 ईस्वी को, ठीक है, यानी कि 100 साल पहले चेन्नई में उनकी मृत्यु हुई, चेट्टपेट नामक स्थान पर, ठीक है। गणितज्ञ होने के साथ साथ रामानुजन प्रसिद्ध ज्योतिषी और अच्छे वक्ता भी थे। वे भगवान, शून्य इत्यादि विषयों पर बहुत भाषण दिया करते थे और अत्यंत शिक्षाप्रद भाषण देते थे। इनकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होते थे। यद्यपि लोगों ने इनकी प्रतिभा को प्रारंभ में नहीं पहचाना, लेकिन पहचान तो इन्हें मिल ही गई और उस पहचान को कोई भूल नहीं सकता। हम हमेशा याद रखेंगे एस रामानुजन कितने बड़े गणितज्ञ रह चुके हैं और कभी भी मुझे नहीं लगता कि इनके शोध कार्यों को कोई भी खंडित कर सकेगा, ठीक है। तो बेटा इनके विषय में जानिए, समझिए और पढ़िए और आप भी कुछ बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है।